नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए बिछा देने के बाद भी स्वच्छता सर्वेक्षण की ताजा रैंकिंग में देहरादून वो स्थान हासिल नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। देश भर के 471 शहरों में से देहरादून 124वें स्थान पर रहा। हालांकि अधिकारी इस बात पर अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि बीते साल देहरादून 384वें स्थान पर रहा था और इसके अलावा नगर निगम रुड़की 131, काशीपुर 139वें स्थान पर रहा। राज्य में 3 नगर निगम हल्द्वानी, हरिद्वार और रुद्रपुर इस आंकड़े को नहीं छू पाए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीएम त्रिवेंद्र रावत और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 प्रतियोगिता के पुरस्कार दिए। इसी सर्वेक्षण में 100 से कम शहरी निकायों वाले देश के 24 राज्यों में से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा। राज्य में सबसे बड़ी उपलब्धि चमोली जिले के नाम रही। यहां के नगर पंचायत नंदप्रयाग ने देश के 1 लाख से कम आबादी वाले निकायों की सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया। तो इसी श्रेणी में अल्मोड़ा कैंट भी तीसरे नंबर पर रहा। हालांकि ओवरऑल कैटेगरी में ये काफी पीछे ही रहे। नहीं तो 250 जिन्होंने रैंक ऊपर किए हैं, 200 नहीं, हमने 260 किए। 250 वाले का उन्होंने प्रथम स्थान दिया है और कैपिटल में भी उसको प्रथम स्थान मिला है। उस आधार पे तो हम प्रथम आने चाहिए थे, लेकिन वो जो 12 पैरामीटर से हो सकता है उसमें कोई सा एक आदम पिछड़े हो, इसलिए हमें वो पुरस्कार से हम चूक गए। लेकिन 260 स्थान का जंप हमने किया। और अब दावे भले ही कैसे हैं, लेकिन देहरादून की सच्चाई हैरानी भरी है। 124वें नंबर पर आने के बाद भी दून निगम इतरा रहा है। तो देहरादून में हाल क्या है वो अब आपको दिखाते हैं। एक हफ्ते में बारिश ने लोगों को यहां पर त्रस्त कर दिया है। घरों में सो रहे लोगों को जान बचाकर बाहर भागना पड़ा है क्योंकि पानी घरों के अंदर घुस गया है। ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है। मलबे के चलते नालियां बंद हो चुकी है। अधिकांश जगहों पर काम अधूरे पड़े हैं और हालात आगे और खराब हो सकते हैं। यही नहीं, देहरादून राज्य का अकेला ऐसा शहर है जो स्मार्ट सिटी में शामिल है। तो देहरादून में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांकर, एक आध दो सवाल है, लेकिन हमारा फोकस ज्यादातर देहरादून पर ही रहने वाला है। स्वच्छ सर्वेक्षण का अवार्ड मिला, देहरादून उसमें बहुत पीछे है। अब ये कहा जा रहा है कि हमने रैंकिंग में आगे स्थान बनाया है, लेकिन बारिश की वजह से जो देहरादून की सड़कें, नालियां, वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बिल्कुल नीलू, तो अगर पिछले 20 साल की बात करें तो देहरादून आज भी राजधानी की वो शक्ल नहीं ले पाया है जिस तरह की राजधानी होनी चाहिए। और आज सुबह से ही तेज बारिश यहाँ पर है। कल आपको यहाँ पर रैंकिंग भी आपकी सुधरी, आपके हिसाब से आपको अवार्ड भी मिल गया, लेकिन उसकी स्थिति किस तरीके से है। मैं इस वक्त आराघर और सीएमआई हॉस्पिटल के बीच में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये सड़क पर बहता नालियों का पानी है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ड्रेनेज सिस्टम की हालत कैसी है। कूड़ा किस तरीके से पानी के साथ बहता हुआ आ रहा है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सफाई व्यवस्था किस तरीके की है। सड़कें खुदी पड़ी हैं, मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ है और यही कारण रहे कि इस बार बरसात के सीजन में कई घटनाएं देहरादून में ऐसी हुई जब आबादी वाली कॉलोनियों में पानी घुस गया और लोगों को खासा परेशान होना पड़ा, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। उसके बावजूद, अगर ऐसी तस्वीरों के बावजूद आप ये मानते हैं कि राजधानी विकसित हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, राजधानी खूबसूरत हो रही है, तो ये सारी तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि अभी आपको बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो शुरुआत तक नहीं हो पाई है। आप बड़े शहरों में अगर देखेंगे, नासिक देखेंगे, आप इंदौर देखेंगे, आप दिल्ली को देखेंगे, आप मुंबई को देखेंगे, अगर आप कहीं पर भी थोड़ा बेहतर होने की कोशिश बिल्कुल दीपांकर, स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत सारे पैसे खर्च किए गए, लेकिन जब राजधानी देहरादून का ये हाल है तो बाकी जगहों के हालात के बारे में हम समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी।
बिल्कुल नीलू, 8 नगर निगम है, आप 8 के 8 नगर निगमों को घूम लीजिए और सबसे बेस्ट नगर निगम देहरादून को अवार्ड मिला है कि सबसे बेस्ट नगर निगम देहरादून है। तो अगर सबसे बेस्ट इस तरीके का है तो बाकी 7 कैसे होंगे, इस बात का अंदाजा आप लगा लीजिए। रही बात छोटे शहरों की जहां आबादी 1 लाख से कम है, वहां पर भी कूड़ा अब एक बड़ी समस्या बना है। वो कोई भी सिटी हो, वो चाहे फिर मसूरी हो, वो नैनीताल हो, वो लैंसडाउन हो, वो कोटद्वार हो, वो पौड़ी हो, आप जहां जाएंगे वहां आपको कूड़ा एक बड़ी समस्या मिलेगा। तो देवभूमि की अगर आप बात करते हैं, साफ सफाई की आप बात करते हैं, तो ओवरऑल उत्तराखंड की हालत अभी उतनी बेहतर नहीं है जैसी होनी चाहिए नीलू। और बरसात का मौसम इसकी पोल हर जगह पर खोलता है। बिल्कुल। और दीपांकर, अभी तो और भी अलर्ट जारी किया गया है कि आगे भी स्थिति इसी तरह से रहने वाली है, बारिश भी होने वाली है, यानी मुश्किलें और बढ़ेंगी। बिल्कुल, कहते थे कि सावन में बारिश होती है और भादों की धूप बड़ी तेज होती है, लेकिन इस बार बिल्कुल उलट है कि सावन में बारिश थोड़ी कम हुई और अब जो भादों का महीना है उसमें जम के बारिश हो रही है। तो ये बारिश कहीं ना कहीं सभी की मुश्किल बढ़ाएगी नीलू। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि शासन प्रशासन जिनको व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, उनका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। और ये पानी कहीं ना कहीं घरों के अंदर घुसेगा, जो आप सड़कों में बहता हुआ देख रही है। तो अगर बारिश अगर कुछ दिन इस तरीके से रही, अलर्ट अगर इसी तरीके के रहे, बिल्कुल दीपांकर, तो शासन प्रशासन को देखना होगा कि किस तरह की स्थिति वहां पर है, लेकिन वो तो अपनी रैंकिंग में सुधार पर ही पीठ थपथपा रही है, लेकिन हालात कुछ और कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे कुथनौर से स्याना चट्टी के बीच 3 जगहों पर बंद हो गए। लगातार हो रही बारिश के चलते हाईवे खोलने में दिक्कत आ रही है। मूसलाधार बारिश के चलते सिलाई बैंड के पास 30 मीटर सड़क गायब हो चुकी है। वहीं ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा कुथनौर और पालीगाड़ में भी पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है। और रामनगर के धनगढ़ी नाले के पास मूसलाधार बारिश की वजह से आए दिन यहां पर गाड़ियां फंस जाती हैं। पानी में एक कार बह गई। बताया जा रहा है कि कार में 6 लोग सवार थे, जिन्हें ड्राइवर की सूझबूझ से स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल के साथ बचाया। नाला उफान पर आने के बाद दोनों तरफ यात्री करीब 3 घंटे तक फंसे रहे। रामनगर के धनगढ़ी और सुंदरखाल में हुई बारिश से आफत मची हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर जमा है। यहाँ पर नेशनल हाईवे 309 पूरी तरह से बाधित है। अभी हम पनोद नाले के पास हैं, यहाँ पर नेशनल हाईवे बाधित है और यहाँ पर काफ़ी लंबा जाम लग गया है दोनों ओर गाड़ियों का। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि धनगढ़ी नाले में इतना विकराल रूप ले लिया, अचानक से उसमें पानी आया, उसमें एक कार बह गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, रामनगर। और रामनगर के पनोद नाले में एक बाइक बह गई, जिसमें सवार बाइक सवार को वहां पर मौजूद लोगों के साथ पुलिस ने किसी तरह से बचाया। इस बाइक सवार ने तेज पानी में बाइक डाल दी, लेकिन पानी की रफ्तार के आगे बाइक और बाइक सवार की एक ना चली और ये बहने लगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी मुश्किल के साथ बाइक सवार और बाइक को बाहर निकाला गया। और पहाड़ों में हो रही बारिश से बीन नदी भी पूरे उफान पर है, जिसके चलते यमकेश्वर के कई गांवों का संपर्क ऋषिकेश से कट गया है। ऋषिकेश हरिद्वार वाया चीला सड़क मार्ग में नदी भी उफान के चलते कट गया है। पानी की चपेट में कई वाहन आकर फंस गए हैं, जिन्हें ट्रैक्टरों की मदद से किसी तरह से बाहर निकाला जा रहा है। और रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में तबाही के बाद जिला प्रशासन की टीम पहुंची। डीएम ने तिलवाड़ा में फाटा तक ऑल वेदर रोड का निरीक्षण किया। साथ ही फाटा, उसाड़ा, चाका, सिल्ली जैसी जगहों पर प्रभावितों से मुलाकात भी की है और मदद का भरोसा भी दिलाया है। ये चल रहा है, आप लोग थोड़ा मनोता रखो। यहाँ लगभग 79 to 80 परिवार हैं जो विभिन्न प्रकार के डैमेज जिनको हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। बहुत सारी सरकारी संपत्तियाँ जो डैमेज हुई हैं, उनके रिपेयर के लिए और तात्कालिक समाधान के लिए निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। और भारी बारिश के चलते पौड़ी जनपद में 43 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिनमें 34 ग्रामीण सड़कें, 5 जिला सड़कें और 4 स्टेट हाईवे शामिल हैं। सड़कें बंद होने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं बंद सड़क खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी लगातार प्रयास भी कर रहा है। हम आपको बता दें कि बारिश के चलते लगातार पहाड़ियों से गिरते मलबे के कारण सड़कें बार बार बंद हो रही हैं।
और टिहरी में लगातार हो रही आफत की बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। नई टिहरी के पंच केदार मंदिर का पुश्ता ढहने मंदिर और आसपास के परिवारों को अब खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार पुश्ते में दरारें बढ़ गई हैं और पालिका और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन लापरवाही बरती जा रही है। कई जगह पे मलबा और महेश नेगी की बात करें तो महेश नेगी के मामले में देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर विधायक पर महिला के आरोपों की जांच के लिए महिला सब इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आरोपी महिला और उसकी बच्ची की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्लान कर रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच का दावा किया है। और इसी मामले पर बीजेपी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और इसमें बड़ा फैसला हो सकता है। असल में महेश नेगी प्रकरण में चुनाव की तरफ बढ़ रही बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। सितंबर में विधानसभा का सत्र होना है, लिहाजा पार्टी की परेशानी दुगुनी नजर आ रही है। पार्टी को लगता है कि विपक्ष यौन शोषण के मामले में सदन में हंगामा कर सकता है, लिहाजा इसे लेकर 22 अगस्त को बीजेपी ने कोर ग्रुप की एक बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी विधायक को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर सकती है। बीजेपी अध्यक्ष ने तो यहां तक कहा कि अगर महेश नेगी जांच में दोषी पाए गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी जांच करेगी, जो भी निर्णय सामने आएगा, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेगी। और अगर दोषी कोई होगा, मतलब दूसरे के लिए तो पुलिस करेगी काम, लेकिन महेश नेगी जो हमारे माननीय विधायक हैं, अगर उनके ऊपर आरोप लगता है, आरोप सिद्ध होता है, तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हरिद्वार में बीजेपी के 6 विधायकों ने सीक्रेट मीटिंग करने की खबरों का खंडन किया है। ये सभी विधायक गुरुवार को सीएम से मिलने पहुंचे थे। इन विधायकों का कहना है कि हरिद्वार में उनकी मीटिंग जरूर हुई, लेकिन ये किसी के खिलाफ नहीं थी। आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बैठक हुई है। साथ ही विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री से भी पंचायत चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। असल में बुधवार को हरिद्वार में विधायक देशराज कर्णवाल, आदेश चौहान, स्वामी यतेश्वरानंद, सुरेश राठौर, संजय गुप्ता और प्रदीप बत्रा की मीटिंग हुई। इस मीटिंग को लेकर पार्टी में गुटबाजी के कयास लगाए जा रहे हैं। नहीं, विधायकों में कोई रोष नहीं है, किसी तरह का कोई वो नहीं है। जीरो टॉलरेंस की सरकार के नेतृत्व में विधायक खुश हैं और पूर्णतः हरिद्वार जो है उसका सर्वांगीण विकास, उसके लिए चिंतित है। और पंचायत चुनाव के साथ साथ ही विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भी अभी से हम लोग तैयारी में जुट जाए, इस वजह से हम लोग आपस में बैठकर चर्चा की थी। नहीं, लोकतंत्र में आप इसको पता नहीं क्यों खिलाफ मानते हैं। उन्होंने कुछ परिसीमन को लेकर, कुछ और विषय लेकर, जिला पंचायत को लेकर कुछ इस तरह के मुद्दे हैं जो उन्होंने रखे हैं, जो मैंने भी पढ़ा है आपके द्वारा। तो उसमें क्या अपनी बात को कहने का तो अधिकार रहता है, तुम उसमें क्या उस पर प्रतिबंध लगाओगे? और उत्तराखंड में आगामी चुनाव में अब आम आदमी पार्टी भी हाथ आजमाएगी और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि आपको उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहिए, तो आपने उत्तराखंड में एक सर्वे कराया जिसमें 62% लोगों ने कहा कि आपको उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहिए। जिसके बाद हमने मीटिंग की और निर्णय लिया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अगला चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आप उत्तराखंड में चुनाव लड़िए। हमें क्लियर नहीं था कि उत्तराखंड में लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, तो हमने फिर उत्तराखंड में सर्वे कराया और सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़े। तो उत्तराखंड में 62% लोगों ने सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो तब आम आदमी पार्टी ने, फिर हमने सबने मीटिंग की और तय किया कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में दस्तक देने के संकेत दिए। इसके बाद चंपावत जिले में आप कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। यही नहीं, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल का बयान सामने आने के बाद टनकपुर में आप प्रवक्ता ने उत्तराखंड में पहाड़, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों के साथ 70 विधानसभा में चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाने की बात कह रही है। और राज्य में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लगने में महज 16 महीने का वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस अभी तक सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने की रणनीति तक नहीं बना पाई है। ऐसे में क्या है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हाल, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
2022 में कमल खिलेगा या सत्ता पंजे की जकड़ में होगी, ये सब कुछ राजनीतिक पार्टियों की रणनीति पर निर्भर करता है। लेकिन कांग्रेस की रणनीतिक ढिलाई सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए वरदान बन सकती है। इसका अंदाजा आम कांग्रेस कार्यकर्ता भी लगा रहा है। उठाना चाहिए पब्लिक के मुद्दों को कांग्रेस ने जोर शोर से उठाना चाहिए, कोई भी विपक्ष हो उन्हें उठाना चाहिए। जैसे महंगाई का ही लें, कोरोना में मरीजों के लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है उस पर लें, गैस सिलेंडर से लेकर दाल से लेकर हर चीज महंगी, इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा। जाहिर है कांग्रेस में प्रदेश संगठन स्तर पर हिला हवाली और कंफ्यूजन की स्थिति से पार्टी कार्यकर्ता भी परेशान हैं। पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय तो कांग्रेस पदाधिकारियों को चेतावनी दे चुके हैं, संगठन केवल एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे न सत्ता में आने के सपने छोड़ दें। इस सब के बीच कांग्रेस संगठन अब रणनीति बनाने के दावे कर रहा है। अब जो है कांग्रेस जो है अभी रणनीति तैयार कर रही है कि किस तरह से इनकी विफलताओं को जनता तक हम पहुंचाएंगे और इनका हम जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे हर मंत्री का कि इन्होंने क्या प्रदेश को दिया है और सिर्फ बयानों में दिया है या धरातल में भी है। अब सरकार को घेरने का बहुमूल्य समय कांग्रेस संगठन रणनीति बनाने में गंवा रहा है। ऐसे में अगर चिड़िया 2022 में कांग्रेस का खेत चुक जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। और ब्रेक के बाद बात रुड़की की करें तो यहाँ के भगवानपुर थाना क्षेत्र के खुब्बनपुर गांव में एक युवक का शव घर के पास खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि मृतक की पत्नी का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे उन्होंने पत्नी पर ही उसकी हत्या की आशंका जताई है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जानकारी जुटाई जा रही है, उसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई होगी। जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में किस वजह से उक्त घटनाक्रम को अंजाम दिया गया होगा। इसके लिए एफएसएल की टीम भी बुलाई गई है, जो अपने तरीके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई में स्थानीय पुलिस को सहयोग प्रदान करेगी। और नैनीताल माल रोड के अस्थायी समाधान के लिए शासन ने 82 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। दरअसल 18 अगस्त 2018 को माल रोड का 25 मीटर हिस्सा झील में समा गया था। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सड़क को जियो बैग के सहारे बना दिया गया, मगर अब शासन ने बजट जारी किया है। पैसा जारी होने के बाद नैनीताल डीएम ने कहा कि जल्द ही लोअर माल रोड का निर्माण किया जाएगा। है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट था, लेकिन इससे वी कैन बी श्योर कि ऐसा कोई डिसरप्शन या डैमेज नहीं होगा मॉल रोड में, जिससे हमारी पूर्व की भांति कोई कनेक्टिविटी बाधित हो या कोई विपरीत प्रभाव हमें मॉल रोड पे दिखेगा। और इसके अलावा और चारधाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज ने देवप्रयाग में सामूहिक मुंडन करवाया। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर तीर्थ पुरोहितों ने गंगा जल लेकर शपथ ली कि जब तक सरकार द्वारा बोर्ड भंग नहीं किया जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। तीर्थ पुरोहित एवं पंडा समाज ने मुख्यमंत्री से देवस्थानम बोर्ड के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग करते हुए इसे हकूकधारियों के खिलाफ एक साजिश बताया। बद्रिकाश्रम पे, केदारनाथ जी पे, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी पे जो लोग डिपेंड थे, क्यों आप उनको परेशान कर रहे हैं? सरकार जो अपनी मनमानी कर रही है, उस मनमानी के खिलाफ सामूहिक मुंडन का कार्यक्रम कर रहे हैं और इन लोगों का आक्रोश है कि सरकार अभी भी चेत जाए और ये देवस्थानम बोर्ड को भंग करे तुरंत। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।